बिहार सरकार के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन साबित हुआ, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जातीय गणना को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा फिर से कराने को हरी झंडी दे दी है। यह मामला हाई कोर्ट में लंबित था। जातीय गणना 2 चरणों में होने वाली थी, जिसका एक चरण पूरी तरह से पूर्ण हो चुका था। दूसरा चरण का भी काम लगभग पूर्ण हो चुका था, लेकिन बीच में इसे कोर्ट के आदेशानुसार रोक लगा दी गई थी। फिर सरकार की तरफ से इस काम को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई कीजिए, जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता तब तक हम इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। अब इससे संबंधित आपको पूरी खबर बताएंगे। नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हाईकोर्ट ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की दी तारीख के अंदर बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई कर ली। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों तक यानी कि 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनी। कोर्ट ने जाति आधारित गणना बताने वालों की भी पूरी दलील सुन ली और फिर सरकार के उस दावे का पक्ष भी सुना जिसके अनुसार यह जाति आधारित सर्वे है। आज पटना हाई कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने इसे सर्वे की तरह कराने की मंजूरी दे दी है। जल्दी ही बिहार सरकार फिर से जातीय जनगणना शुरू करवाएगी। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता नाखुश है। उनका कहना है कि अब वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने फिर से जातीय जनगणना शुरू कराने का एक आदेश जारी किया। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सभी जिलों के डीएम को जातीय आधारित गणना फिर से शुरू करने के दिशा निर्देश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को तीसरी बार बिहार की जातीय आधारित जनगणना के केस को पटना हाई कोर्ट के पास भेजा था। 2 बार जनहित के नाम पर याचिका पहुंचने पर सुप्रीम न्यायालय ने इसे हाईकोर्ट का केस बताते हुए वापस किया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यहां 4 मई को अंतरिम फैसला राज्य सरकार के खिलाफ आया। कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए 4 मई तक जुटाए सभी डाटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। पटना हाईकोर्ट से अपने खिलाफ अंतरिम आदेश को देखकर बिहार की नीतीश सरकार अगली तारीख का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, पटना हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। सरकार ने नगर निकायों एवं पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण नहीं देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि इसलिए भी जातीय जनगणना जरूरी है। अब जानिए कि अभी तक इस सर्वे की क्या स्थिति थी। पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतरिम आदेश दिया और कुछ ही घंटे में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर तमाम जिलाधिकारियों के जरिए गणना में लगे सारे कर्मियों तक एक लाइन का मैसेज पहुंच गया कि डाटा को यथास्थिति सुरक्षित किया जाए। इसके बाद क्या हुआ? दरअसल भले ही सरकार ने 80% काम पूरा होने की बात की है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह आंकड़ा कागज पर जानकारी जुटाने वालों का है। मतलब 80% के करीब लोगों की जानकारी पेपर पर ली गई है। जमा की गई जानकारी यानी डाटा का औसतन 25% भी अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है। जिस सरकारी सर्वर की बात सरकार ने की है उसकी जगह ज्यादातर डाटा अभी पेपर पर ही है। अब चूंकि बिहार सरकार की जीत हुई है, तो सुनिए किस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष को आलोचित कर रही है। बिहार में जातीय गणना होगी। मंगलवार यानी 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट की ओर से आए इस फैसले के बाद अब सत्ता दल के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है। बिहार सरकार की नीति व नीयत दोनों की जीत हुई है। हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, समाज के लिए प्रगतिशील फैसला है। विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा कि जाति आधारित गणना से पता चलेगा कि कमजोर वर्ग की कितनी संख्या है। उनकी वास्तविक संख्या के आधार पर बिहार सरकार को विकास की योजना बनाने में मदद मिलेगी। जो लोग जाति आधारित गणना पर रोक की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में गए थे, उनका इतिहास पता कर लीजिए। बीजेपी ने ही बिहार सरकार के जाति आधारित गणना में बाधा डालने की कोशिश की थी। बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूं, जाति आधारित गणना होगी। जाति आधारित गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि यह फैसला जनता के हित में है। सामाजिक न्याय के लोगों के विरुद्ध जो लोग थे उनको थप्पड़ लगा है, गाल पर तमाचा लगा है। इस फैसले से बहुत राहत हुई है और हम समझते हैं कि यह फैसला जनहित में हुआ है। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि गरीबों के लिए एक फैसला है। इससे
गरीबों के लिए दरवाजे खुलेंगे। उनके सर्वेक्षण के बाद उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करेगी। इससे विकास का द्वार खुलेंगे। और मैं सीएम और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कड़ी मेहनत की। महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट में कहा था कि जाति संबंधी सूचना शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश या नौकरियों के लिए आवेदन या नियुक्ति के समय भी दी जाती है। शाही ने दलील दी कि जातियां समाज का हिस्सा है, हर धर्म में अलग अलग जातियां होती है। इस सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह का कोई जानकारी अनिवार्य रूप से देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा रहा है। यह स्वैच्छिक सर्वेक्षण वाली जनगणना है जिसका लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा सर्वेक्षण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सर्वेक्षण से किसी की निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पीके शाही ने कोर्ट में कहा कि बहुत सी सूचनाएं पहले ही सार्वजनिक होती है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया था। हालांकि केंद्र सरकार इसके विरोध में है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था, इसे मई तक पूरा किया जाना था। बिहार सरकार का जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क यह है कि 1951 से एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र की तब की बीपीसी की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधार नहीं है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।